हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मासिक चक्र क्या होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, किसी भी फीमेल के अंदर पीरियड्स कैसे आते हैं, कब आते हैं। तो ये पूरा का पूरा आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र की, तो देखिए ये मासिक चक्र जो होता है किसी भी प्रकार से जो फीमेल्स होती हैं, यानी जो मादा प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर स्पेशली पाया जाता है। जैसे मान लीजिए बंदर हो गया, कपी हो गए, और इसके अलावा जो मादा होती है, जो मानव है, उसकी जो फीमेल होती है, उनके अंदर एक विशेष प्रकार का चक्र पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मासिक चक्र। देखिए मासिक चक्र को समझने से पहले हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा अंडाशय चक्र क्या होता है। देखिए कोई भी अगर मादा है, उस मादा के अंदर स्पेशली जो स्तनधारी मादाएं होती है, कौन सी मादाएं जो होती है, स्पेशली जो स्तनधारी मादाएं होती है, जितने भी स्तनधारी फीमेल हैं, जितने भी स्तनधारी मादाएं हैं, उनके अंदर एक विशेष प्रकार का चक्र चलता है। और इसको हम चक्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह जहां से स्टार्ट होता है फिर से उसी क्रम में ये बाद में फिर से स्टार्ट होता है। मतलब ये क्रम जो है इनका एक चक्र के रूप में चलता रहता है। तो किसी भी फीमेल के अंदर जो कि स्तनधारी फीमेल है, उनके अंदर एक विशेष प्रकार से चक्र पाया जाता है जिससे हम बोलते हैं अंडाशय चक्र। अब ये जो अंडाशय चक्र है दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। देखिए जो भी स्तनधारी मादाएं होती है उनके अंदर क्या होता है, जो प्रजनन होता है, प्रजनन में एक विशेष प्रकार से घटनाएं घटित होती है जो कि एक चक्र के रूप में संपन्न होती है, जिन्हें हम कहते हैं अंडाशय चक्र या प्रजनन चक्र। तो अंडाशय के अंदर स्पेशली ये चक्र घटित होगी तो इसे हम अंडाशय चक्र कहेंगे, या इसे हम क्या कहेंगे, प्रजनन चक्र कहेंगे। तो किसी भी फीमेल के अंदर जो कि स्पेशली स्तनधारी यानी कि मैमल्स जो फीमेल होती हैं, उनके अंदर आप देखेंगे कि एक विशेष प्रकार का प्रजनन चक्र पाया जाता है जिसे हम अंडाशय चक्र या प्रजनन चक्र कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। जितने भी स्तनधारी होते हैं उनके अंदर आप देखेंगे दो प्रकार से चक्र पाया जाता है, जिसमें से एक चक्र होता है मासिक चक्र, जिसको कि हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, या इसको हम रजोधर्म चक्र बोलते हैं, या इसको हम आतर्व चक्र भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। वहीं एक दूसरा चक्र चलता है फीमेल के अंदर जिसको हम बोलते हैं मध चक्र या एस्ट्रस साइकिल। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मध चक्र या एस्ट्रस साइकिल। तो ये जो मध चक्र है इसकी वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आज की ये जो वीडियो है इसका हमारा टॉपिक है मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पूरा का पूरा जो मासिक चक्र होता है, देखिए किसी भी फीमेल के अंदर जो मादा प्राइमेट्स होते हैं, कौन से मादा जो प्राइमेट्स होते हैं, किसी भी मादा प्राइमेट्स के अंदर आप देखेंगे मादा प्राइमेट्स जो होती हैं उनके अंदर यह स्पेशली चक्र पाया जाता है। तो जो मादा प्राइमेट्स होती हैं, जैसे बंदर हो गया, जैसे बंदर इसकी फीमेल के अंदर, इसके अलावा जो कपी होते हैं, कपी की जो फीमेल होती है इसके अंदर, वह इसके अलावा जो मानव होते हैं, मानव की भी फीमेल जो होती है उनके अंदर एक विशेष प्रकार का चक्र पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मासिक चक्र। तो मासिक चक्र की यदि हम बात करते हैं या हम आतर्व चक्र की बात करते हैं, तो देखिए जो भी मादा प्राइमेट्स जीव होते हैं, जैसे बंदर हो गया, कपी हो गए, मानव हो गया, इनकी मादाओं में एक विशेष प्रकार का प्रजनन चक्र पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं आतर्व चक्र या मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? तो जैसे ही कोई भी फीमेल यौवनावस्था में प्रवेश करेगी, मतलब जैसे ही कोई भी फीमेल किशोरावस्था या यौवनावस्था में, जिसको आप पुबर्टी एज कहते हैं, जैसे ही पुबर्टी एज या किशोरावस्था में कोई भी फीमेल प्रवेश करती है, एंट्री करती है, वैसे ही उसके अंदर मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया होती है, जो स्टार्ट होती है, इसके स्टार्ट होने को हम क्या कहते हैं? मेनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्की। हिंदी में हम कहें तो इसे रजो दर्शन कहेंगे। मतलब किसी भी फीमेल के अंदर जो मासिक चक्र स्टार्ट होता है, उसके स्टार्ट होने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्की यानी कि रजो दर्शन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रथम माहवारी, मतलब पहली बार जैसे ही मासिक चक्र स्टार्ट होगा, यानी यौवनावस्था पर जैसे ही पहली माहवारी होगी, पहला मासिक चक्र होगा, तो उसके प्रारंभ होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं या मेनार्की कहते हैं। इसे मेंसेस का अर्थ होता है। देखिए मेनार्की में जो मेंसेस का अर्थ होता है वो होता है मंथ। मतलब ये जो प्रक्रिया होती है ओवरऑल लगभग 1 मंथ की होती है। तो मासिक चक्र की जो प्रक्रिया होती है कितने दिन की होती है? किसी फीमेल के अंदर 28 डेज यानी 28 दिनों का मासिक चक्र चलता है।
तो 28 दिन यानी लगभग 1 महीना। तो इसीलिए इसे हम माहवारी कहते हैं, क्योंकि माह में यानी एक मंथ में यह एक बार आता है। तो जो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसे ही कोई भी फीमेल आप देखेंगे कि किशोरावस्था में या पुबर्टी एज में जैसे ही इसके अंदर पहली माहवारी स्टार्ट होगी यानी पहला मासिक चक्र स्टार्ट होगा, वैसे ही इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, रजोदर्शन कहेंगे। मतलब जो पूरा का पूरा रजोधर्म चक्र है, इसके स्टार्ट होने की जो प्रक्रिया है, इसको हम कहते हैं रजोदर्शन या मेनार्की कहते हैं। तो किसी भी जो मादा की स्पेशली हम बात कर रहे हैं चूंकि मानव के अंदर, तो मानव की जो मादाएं हैं उनके अंदर जो मासिक चक्र होता है कितने दिन का होता है, लगभग 28 दिनों का होता है। कितने दिन का होता है, लगभग 28 दिनों का होता है। तो सबसे पहले तो आपने क्या देखा कि कोई भी अगर प्राइमेट्स मादा है जैसे बंदर, कपिवा, मानव, इनके अंदर एक विशेष प्रकार का अंडाशयी चक्र या प्रजनन चक्र पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या रजोधर्म चक्र या आप कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आपने देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है किसी भी फीमेल के अंदर वो 28 दिनों की होती है। जो मादा होती है, स्पेशली मानव की जो मादा होती है, उसके अंदर 28 दिनों का मासिक चक्र चलता है। अब यहां पे यदि हम बात करते हैं पूरा का पूरा जो आतर्व चक्र या मासिक चक्र की जो प्रक्रिया होती है, ये 4 स्टेप में संपन्न होती है। कितने स्टेप में, 4 स्टेप में। जो इसके स्टेप है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है आतर्व प्रवस्था, यानी इसको हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इनको हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। तो पहली प्रवस्था जो हम देखेंगे वो है आतर्व प्रवस्था। इसके बाद जो दूसरी प्रवस्था है जिसको हम फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पुटिकीय प्रवस्था। पुटिकीय प्रवस्था मतलब इस प्रवस्था में पुटिका का निर्माण होगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, पुटिकीय प्रवस्था। और चूंकि इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि एंडोमेट्रियम का पुनः निर्माण भी होता है, इसलिए इसे हम प्रचुरोध भवन प्रवस्था भी कहते हैं, वो भी आप आगे देखेंगे। तीसरी जो प्रवस्था है वो है अंडोत्सर्ग प्रवस्था। मतलब इसमें क्या होगा, 14वें दिन होगा। आपको पता है अंडोत्सर्ग कब होता है, 14वें दिन होता है। तो 14वें दिन ओवुलेशन होगा यानी अंडोत्सर्ग होगा। तो अंडोत्सर्ग की जो प्रवस्था होगी 14वें दिन की, उसे हम क्या बोलेंगे, अंडोत्सर्ग प्रवस्था। तो तीसरी प्रवस्था हम देखेंगे ओवुलेशन फेज यानी कि अंडोत्सर्ग प्रवस्था। चौथी जो प्रवस्था इसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज या इसको हम श्रावी प्रवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ल्यूटियल फेज या श्रावी प्रवस्था बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था भी बोलते हैं। इसको हम पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि अंडोत्सर्ग प्रवस्था जब हो जाएगी उसके बाद ये प्रवस्था होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था। तो पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था या इसे हम ल्यूटियल फेज या श्रावी प्रवस्था कहते हैं। तो इन 4 प्रवस्थाओं के अंदर यानी कि 4 फेजेज के अंदर पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है संपन्न होगा यानी कि कंप्लीट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो प्रवस्था है वो है आतर्व प्रवस्था यानी कि इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। तो इस मेंस्ट्रुअल फेज में देखिए क्या होगा, जैसे ही किसी भी फीमेल के अंदर मासिक चक्र स्टार्ट होगा, तो हमने कहा मासिक चक्र कितने दिनों का होता है, टोटल 28 दिनों का होता है। अब इस 28 दिन में से देखिए क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा 28 दिन का चक्र होता है, इस 28 दिन के चक्र में क्या होता है, पहले से लेकर के 5वें दिन तक का, मतलब पहले से लेकर के 5वें दिन तक का, ये 3 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है, यानी ये मैक्सिमम यदि हम बात करें तो लगभग ये जो प्रवस्था होती है, जो पहली प्रवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं आतर्व प्रवस्था, ये कितने दिनों की होती है, लगभग 1 से लेकर के 5 दिनों की होती है। तो जो पहली प्रवस्था है आतर्व प्रवस्था जो होती है, ये प्रवस्था 3 से 5 दिनों की होती है लगभग। इस प्रवस्था में क्या होता है, कोई भी फीमेल है, उस फीमेल के अंदर जो एंडोमेट्रियम परत होती है, वो एंडोमेट्रियम परत टूटती है और टूट टूट करके बाहर ब्लड या श्लेष्मा के रूप में बाहर योनि से निकलती है। इस प्रवस्था को हम बोलते हैं आतर्व प्रवस्था। अब देखिए आतर्व प्रवस्था में क्या होता है, जैसे ही आतर्व प्रवस्था आती है, मतलब जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज आती है, जिसको कहते हैं पीरियड्स का आना, किसी भी फीमेल के अंदर आप देखेंगे 3 से 5 दिन तक पीरियड्स होगा, यानी कि कहने का मतलब ये है, पीरियड्स जब आती है इसका मतलब ये है कि मासिक चक्र जो है स्टार्ट हो चुका है और मासिक चक्र के पहले से लेकर के 5वें दिन तक लगभग पीरियड्स बना रहेगा। क्यों, क्योंकि इस प्रवस्था में क्या होता है, किसी भी फीमेल की जो एंडोमेट्रियम होती है, जो कि गर्भाशय की आंतरिक परत होती है, ये गर्भाशय की आंतरिक परत टूट टूट करके बाहर निकलती है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा में कमी आती है, और इनकी मात्रा में जब अचानक कमी आती है तो उस दौरान एंडोमेट्रियम टूटने लगती है और टूट टूट करके बाहर श्लेष्मा के रूप में या ब्लड के रूप में बाहर निकलती है योनि से, जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रजोस्राव। क्या बोलते हैं, रजोस्राव बोलते हैं। क्योंकि इस प्रवस्था में रजो का स्राव होता है, इसीलिए इसे हम रजोस्राव प्रवस्था या इसे हम आतर्व प्रवस्था भी कहते हैं।
तो सिंपल सी बात है, यहां पे आप देख सकते हैं जो आतर प्रवस्था होती है इसमें क्या होता है, इस प्रवस्था में क्या होता है, रजोस्राव होता है। रजोस्राव का मतलब वही है कि एंडोमेट्रियम टूटती है और टूट टूट करके ब्लड या श्लेष्मा के रूप में या ऊतक द्रव के रूप में क्या होती है, ये बाहर निकलती है योनि या वजाइना के माध्यम से। तो इस प्रवस्था में देखिए रजोस्राव होता है या ऋतुस्राव होता है। और यह प्रवस्था कितने दिनों की होती है, तो यह प्रवस्था लगभग 3 से लेकर के 5 दिनों की होती है। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो रजोस्राव होता है गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत के कारण होता है। हमने क्या कहा कि गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम परत होती है इसमें क्या होता है, अचानक से जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, इन दोनों हार्मोन्स की अचानक अगर कमी आती है, उस दौरान क्या होता है कि ये जो एंडोमेट्रियम परत होती है किसी भी फीमेल की, जो गर्भाशय की आंतरिक परत होती है एंडोमेट्रियम, ये परत क्या होती है, टूटती है। टूट टूट करके योनि से क्या करती है, बाहर निकलती है। किसके रूप में निकलती है, तो ब्लड के रूप में निकलती है, यानी रक्त के रूप में निकलती है, या तो ऊतक द्रव के रूप में निकलती है, या तो श्लेष्मा के रूप में बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जैसे ही आतर प्रवस्था आएगी, यानी जैसे ही पीरियड्स स्टार्ट होगा या मासिक चक्र स्टार्ट होगा किसी फीमेल के अंदर, वैसे ही आप देखेंगे ब्लड वगैरह बाहर निकलेगा योनि के माध्यम से, यानी एंडोमेट्रियम टूट टूट करके बाहर निकलेगी, जो कि पीरियड्स का संकेत होती है किसी भी फीमेल के अंदर। जैसे ही पीरियड्स आता है इसका मतलब यह है कि उसके अंदर मासिक चक्र की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। और शुरुआती 3 से 5 दिनों में क्या होगा, योनि या वजाइना के माध्यम से ब्लड या श्लेष्मा बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि एंडोमेट्रियम टूट टूट करके बाहर निकलती है। और एंडोमेट्रियम क्यों टूटती है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स में अचानक इसकी मात्रा में कमी आती है, तभी एंडोमेट्रियम टूट टूट करके बाहर निकलने लगती है। और ये कब तक चलेगा, ये 3 से लेकर के 5 दिन तक चलेगा। मैक्सिमम जो है 5 दिन तक चलेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज और है, देखिए रजोधर्म तभी आता है, यानी जो मासिक चक्र होगा तभी आएगा जब अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु का निषेचन नहीं होता है। सपोज करिए अंडाशय के अंदर से अंडाणु रिलीज हुआ। अब अंडाणु अगर रिलीज हुआ है तो अंडाणु कहां जाएगा, अंडवाहिनी नलिका में जाएगा। अब उसको अगर शुक्राणु मिल गए तो निषेचन हो जाएगा। और अगर निषेचन नहीं हुआ तो फिर से यही मासिक चक्र की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए निषेचन हो जाता है, यानी गर्भाधारण अगर हो जाता है, तो गर्भाधारण के बाद आप देखेंगे कि पूरे का पूरा जब तक गर्भाधारण कंप्लीट नहीं हो जाएगा 9 मंथ तक, यानी कि लगभग 270 दिनों तक, तो लगभग 9 मंथ तक गर्भाधारण के बीच में आपको मासिक चक्र देखने को नहीं मिलेगा। यानी आपको एक चीज याद रखना है कि अगर अंडोत्सर्ग हुआ है, मतलब अंडोत्सर्ग का मतलब है कि अंडाणु अगर निकल करके बाहर गया है और उसमें अगर निषेचन नहीं हुआ है, तभी अगला मासिक चक्र स्टार्ट होगा। अदरवाइज आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए निषेचन हो जाता है, उसके बाद फिर 9 महीने जब तक प्रेगनेंसी पूरी खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक नए शिशु का निर्माण नहीं हो जाएगा, तब तक उनके अंदर किसी प्रकार से मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं स्टार्ट होगी। मतलब गर्भाधारण के टाइम में आप कह सकते हैं कि मासिक साइकिल जो है बंद हो जाती है लगभग 9 मंथ के लिए। तो आप यहां पे देखेंगे कि रजोधर्म चक्र या मासिक चक्र तभी होगा जब अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु का निषेचन नहीं होगा। मतलब जब अंडाणु का निषेचन नहीं होगा तभी मासिक चक्र फिर से स्टार्ट होगा। और अगर गर्भाधारण स्टार्ट हो जाएगा तो मासिक चक्र की प्रक्रिया 9 महीने तक के लिए रुक जाएगी। एक चीज और आप यहां पे देखिए, जो रजोस्राव होता है, इस रजोस्राव की जो अनुपस्थिति होती है वो गर्भाधारण का संकेत है। मतलब अगर रजोस्राव मान लीजिए नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि गर्भाधारण हो चुका है। किसी भी फीमेल के अंदर अगर गर्भाधारण या प्रेगनेंसी हो चुकी है, इसका मतलब यह है कि अब जो है मासिक चक्र उस समय देखने को नहीं मिलेगा। तो यह चीज क्या है कि अगर मान लीजिए रजोस्राव नहीं होता है, रजोस्राव की अनुपस्थिति हो जाती है, अगर अगला जब मासिक चक्र स्टार्ट होता है उसमें अगर ब्लड वगैरह बाहर नहीं निकलता है, यानी जो पीरियड्स स्टार्ट नहीं होती, इसका मतलब क्या है कि गर्भाधारण हो चुका है। तो गर्भाधारण अगर हो गया है, इसका मतलब क्या है कि रजोस्राव की जो प्रवस्था ये क्या हो गई है, रुक गई है, मतलब गर्भाधारण हो गया है। तो जब भी आपको याद रखना है कि अगर रजोस्राव नहीं आ रहा है, इसका मतलब गर्भाधारण रुक गया है। तो आपको याद रखना है कि अगर रजोस्राव नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो किसका संकेत है कि गर्भाधारण हो चुका है। इसके बाद आप देखिए कभी कभी क्या होता है, जो रजोस्राव होता है ये कई अन्य कारणों से भी आ सकता है। जैसे हमने क्या कहा कि अगर मान लीजिए गर्भाधारण हुआ है, तो गर्भाधारण अगर हो गया है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया नहीं होगी, रुक जाएगी। लेकिन
कभी कभी क्या होता है, ज्यादा तनाव की वजह से या अल्प पोषण की वजह से भी कभी कभी क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रजोस्राव नहीं होता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब रजोस्राव का जरूरी नहीं है कि गर्भाधारण हो गया है तभी रजोस्राव नहीं आ रहा है, मतलब ब्लड वगैरह बाहर नहीं निकल रहे हैं पहले से 5वें दिन तक। इसका मतलब यह भी हो सकता है कभी कभी अल्प पोषण और अत्यधिक तनाव की वजह से भी क्या होता है कि इसकी मात्रा में कमी आती है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा में, और उस वजह से भी रजोस्राव नहीं होता है, मतलब पीरियड्स नहीं आएंगे स्टार्टिंग के पहले से 5वें दिन तक। तो यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो पहली प्रवस्था आपने देखी कि आतारो प्रवस्था होती है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। और इस आतारो प्रवस्था के अंदर क्या होता है, जो मादा की एंडोमेट्रियम होती है वो टूट टूट करके बाहर निकलती है, योनि या वजाइना के माध्यम से। किसके रूप में निकलती है, तो ब्लड के माध्यम से निकलती है, ऊतक द्रव के माध्यम से निकलती है, या कि श्लेष्मा के रूप से बाहर निकलती है। तो पहली चीज क्लियर, आतारो प्रवस्था में क्या होगा, रजोस्राव होगा। पहले से 5वें दिन तक रजोस्राव होगा, मतलब एंडोमेट्रियम टूट टूट करके ब्लड के माध्यम से बाहर निकलेगी। क्यों, क्योंकि आतारो प्रवस्था में आप देखेंगे कि अचानक से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की क्या होती है, कमी होती है। तो ये थी पहली प्रवस्था। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये है किसी भी फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाली जो परत होती है, ये वाली जो सबसे आंतरिक परत होती है, इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये जो एंडोमेट्रियम परत होती है, इसी एंडोमेट्रियम परत का क्या होता है, टूटना होता है। और ये एंडोमेट्रियम जो है यहां से टूट टूट करके ब्लड या श्लेष्मा के रूप से योनि से क्या निकलती है, बाहर निकलती है। तो एक चीज क्लियर हो गई आपकी, आतार प्रवस्था में क्या होता है, ब्लड का स्राव होता है पहले से लेकर के 5वें दिन तक। इसके बाद देखिए जो दूसरी प्रवस्था है हमारी, वो है पुटिकीय प्रवस्था। इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। क्या बोलते हैं, इस प्रवस्था को हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। कौन सी प्रवस्था ये प्रवस्था है फॉलिकुलर फेज। इस प्रवस्था में देखिए क्या होगा, इसका नाम ही है पुटिकीय प्रवस्था, मतलब इस प्रवस्था में पुटिकाओं का निर्माण होगा। तो हमने क्या कहा कि टोटल जो मासिक चक्र है वो 28 दिन का है, और उस 28 दिन में से जो पहले से लेकर के 5वां दिन है वो किसका है, अंडोत्सर्ग प्रवस्था। सॉरी, पहले से लेकर जो 5वां दिन होता है उसमें क्या होता है, रजोस्राव होता है, मतलब वो आतार प्रवस्था होती है। अब 5वें से लेकर के जो 13वें दिन तक का समय, कितने दिन से लेकर के, 5वें से लेकर के जो 13वें दिन तक का समय है, इस प्रवस्था को हम क्या बोलते हैं, पुटिकीय प्रवस्था। मतलब जो 5वां दिन है, 5वें दिन के बाद एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि 6वें दिन से तो पहले दिन से 5वें दिन तक तो आतार प्रवस्था चलेगी। अब 5वें दिन के बाद यानी 6वें दिन से लेकर के पूरा का पूरा 13वें दिन तक कौन सी प्रवस्था चलेगी, तो ये प्रवस्था चलेगी, आपको याद रखना है, पुटिकीय प्रवस्था। और टोटल कितने दिनों की होती है ये पुटिकीय प्रवस्था, ये होती है टोटल कितने दिन की, लगभग 9 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है, लगभग 9 दिनों की होती है। तो सिंपल सी बात है कि जो पुटिकीय प्रवस्था होती है ये 5वें दिन से लेकर के, या आप कह सकते हैं कि 6वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक की होती है, यानी टोटल 9 दिनों की पुटिकीय प्रवस्था होती है। और इस प्रवस्था में क्या होता है, इस प्रवस्था में आपको याद रखना है कि जो प्राथमिक पुटिका होती है, आप अंडाशय के अंदर देखे हैं कई सारी प्राथमिक पुटिका बनी रहती है, उसमें से जैसे ही मासिक चक्र स्टार्ट होगा वैसे ही एक पुटिका किस में बदलने लगेगी, ग्राफियन पुटिका में बदलने लगेगी। तो आप अंडाशय की संरचना भी आपने देखी है। अंडाशय की संरचना में आपने क्या देखा है, कुछ इस प्रकार से आपने अंडाशय की संरचना देखी थी। अंडाशय की संरचना में आपने क्या देखा था कि अंडाशय की संरचना को चारों तरफ से एक परत घेरी रहती है जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। ये जो पूरी की पूरी परत घेरी रहती है इसको हम क्या बोलते थे, जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं। और ये पूरा का पूरा जो अंदर वाला भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते थे। क्या कहते थे, स्ट्रोमा कहते थे। और स्ट्रोमा 2 भागों में विभक्त होता था। एक चीज ये भी आप देख चुके हैं, स्ट्रोमा कितने भागों में विभक्त होता था, 2 भागों में। एक भाग होता था कौन सा, एक भाग होता था कार्टेक्स और दूसरा भाग कौन सा था, मेडुला भाग था। तो ये चीज भी आप देख चुके हैं, कार्टेक्स और मेडुला भाग थे। अब यहां पे आपने देखा था कि कई सारे इस प्रकार से प्राथमिक पुटिकाएं थी। अब ये प्राथमिक पुटिका किसमें बदल रही थी, सेकेंडरी पुटिका में, सेकेंडरी फोलिकल में यानी द्वितीयक पुटिका में। द्वितीयक पुटिका किसमें बदल रही थी, तृतीयक पुटिका में। और तृतीयक पुटिका फिर किसमें बदल रही थी, इस प्रकार से ग्राफियन पुटिका में बदल रही थी। यानी अंडाशय की संरचना में ये चीज आप देख चुके हैं कि कई सारी प्राथमिक पुटिकाएं होती है। और जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है किसी फीमेल के अंदर, वैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि एक प्राथमिक पुटिका, एक प्राइमरी फोलिकल जो होती है, यानी जो प्राथमिक पुटिका होती है, ये एक प्राथमिक पुटिका जो होती है किसमें बदल जाती है, ये बदल जाती है ग्राफियन पुटिका में। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मासिक चक्र का 6वां से लेकर के 13वें दिन तक का आएगा,
मतलब मासिक चक्र का 6वें से लेकर के 13वें दिन तक में क्या होगा, एक हार्मोन्स रिलीज होगा जिसका नाम है एफएसएच हार्मोन्स, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो मासिक चक्र के 6वें से लेकर के 13वें दिन तक क्या होगा, एफएसएच हार्मोन्स रिलीज होगा। और ये जो प्राथमिक पुटिका है, हर एक प्राथमिक पुटिका जो है, जैसे ही मासिक चक्र आएगा तो एक प्राथमिक पुटिका जो है किस में बदल जाएगी, ग्राफियन पुटिका में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, ग्राफियन पुटिका में बदल जाती है। तो आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि ये जो पूरी की पूरी प्रवस्था है, ये हमारी पुटिकीय जो प्रवस्था है, यह प्रवस्था रजोस्राव प्रवस्था के बाद आती है। मतलब सबसे पहले तो कौन सी प्रवस्था आ गई, आतर्व प्रवस्था या रजोस्राव प्रवस्था, और उसके बाद जो दूसरी प्रवस्था है वो कहलाती है हमारी पुटिकीय प्रवस्था। और यह माहवारी के 5वें से लेकर के 13वें दिन तक होती है। मतलब 5वें दिन तक तो क्या हो गया, 5वें दिन तक हो गई रजोस्राव प्रवस्था यानी कि आतर्व प्रवस्था हो गई। और 5वें दिन के बाद से 5वें दिन से लेकर के पूरा का पूरा 13वें दिन तक, 5वें दिन से 13वें दिन तक लेकर कौन सी प्रवस्था होती है, पुटिकीय प्रवस्था होती है। यानी टोटल 9 दिनों की पुटिकीय प्रवस्था होती है 5 से लेकर के 13वें दिन के बीच में। देखिए इस प्रवस्था में क्या होता है, जो एफएसएच हार्मोन्स होता है इसका स्तर जो होता है ये उच्च हो जाता है। जैसे ही पांचवा दिन स्टार्ट होता है वैसे ही एफएसएच का स्तर जो है बढ़ जाता है। मतलब 5वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक के बीच में एफएसएच हार्मोन्स रिलीज होता है, इसका स्तर जो है बढ़ जाता है। यानी अब क्या होगा, जो प्राथमिक पुटिका है वो प्राथमिक पुटिका किस में बदलने लगेगी, ग्राफियन पुटिका में बदल देती है। मतलब अंडाशय के अंदर 5वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक के बीच में जैसे ही एफएसएच हार्मोन्स का स्तर बढ़ेगा वैसे ही ये प्राथमिक पुटिका किस में बदल जाएगी, एक मैच्योर ग्राफियन पुटिका में बदल जाएगी। अब देखिए जो ग्राफियन पुटिका है इसकी पुटिकीय कोशिकाएं जो होती है, ग्राफियन पुटिका के अंदर कुछ पुटिकीय कोशिकाएं होती है और ये कोशिकाएं क्या करती है, एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स का क्या करती है, सिक्रेशन करती है। और यही एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता है, यही एस्ट्रोजन हार्मोन्स देखिए क्या करता है, जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्तर बढ़ेगा ये एंडोमेट्रियम को क्या करता है, धीरे धीरे मोटा करता है। जो एंडोमेट्रियम टूट गई है आतर्क अवस्था में, उस एंडोमेट्रियम की परत को धीरे धीरे एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता है, फिर से मोटा करने की कोशिश करने लगता है। मतलब इस पुटिकीय प्रवस्था में क्या होगा, जैसे ही ग्राफियन पुटिका का निर्माण होगा उनके अंदर से आप देखेंगे कि जो पुटिकीय कोशिकाएं होती है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता है, जो पहली प्रवस्था में एंडोमेट्रियम टूटी थी और टूट टूट करके बाहर निकल रही थी वो पतली हो गई थी और उस एंडोमेट्रियम को फिर से मोटा करने लगता है कौन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है ये पुटिकीय कोशिकाओं से रिलीज होता है और पुटिकीय कोशिकाओं से रिलीज होने के बाद ये क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम टूटी थी पहली प्रवस्था में उसको ये फिर से क्या करता है, बनाने का काम कर देता है। मतलब मरम्मत करने का काम शुरू कर देता है। जो एंडोमेट्रियम पतली हो गई थी टूट टूट करके उसको फिर से मोटा करने का काम करता है, वह इसे पुनः निर्मित कर देता है। मतलब जो एंडोमेट्रियम टूटी थी उस एंडोमेट्रियम को फिर से निर्माण कर देता है, पुनः निर्माण कर देता है। और टूटी हुई जो रुधिर वाहिनियां होती है वह इसके अलावा जो ऊतक होते हैं उनकी भी क्या कर देते हैं, मरम्मत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मरम्मत कर देते हैं। मतलब इस प्रवस्था में आप देखेंगे कि यह प्रवस्था कितने दिन की होगी, 9 दिन की होगी, 5वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक के बीच की होगी। इस प्रवस्था में एक हार्मोन्स रिलीज होगा, एफएसएच हार्मोन्स। और ये एफएसएच हार्मोन्स क्या करेगा, ये एफएसएच हार्मोन्स जो है पुटिकाओं के निर्माण को प्रेरित करेगा। यानी जो प्राथमिक पुटिका है वो किस में बदलेगी, ग्राफियन पुटिका में बदलेगी। और जो ग्राफियन पुटिका है उसके अंदर कुछ पुटिकीय कोशिकाएं होती है जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। और फिर ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता है कि जो पहली प्रवस्था में एंडोमेट्रियम टूट टूट करके पतली हुई थी उसकी फिर से मरम्मत करने का काम करने लग जाता है ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स। और जब ये फिर से मरम्मत कर देता है मतलब एंडोमेट्रियम फिर से मोटी हो जाती है और फिर से उसका पुनः निर्माण हो जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस प्रवस्था में जो एंडोमेट्रियम थी उसका पुनः निर्माण होता है, जिस कारण से इस प्रवस्था को हम पुनरुद्भवन प्रवस्था कहते हैं या इसे हम प्रचुरोध भवन प्रवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम प्रचुरोध भवन प्रवस्था भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि पुनरुद्भवन हो जाता है मतलब पुनः निर्माण हो जाता है एंडोमेट्रियम का। तो इस दूसरी यानी कि पुटिकीय या फोलिकुलर फेज यानी फोलिकुलर प्रवस्था में क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो टूटी थी उसका पुनः निर्माण हो जाएगा। इसीलिए इस प्रवस्था को हम प्रचुरोध भवन प्रवस्था भी कहते हैं, क्योंकि पुनः निर्माण हो जाता है यानी कि पुनरुद्भवन हो जाता है किसका, एंडोमेट्रियम का। तो दूसरी प्रवस्था में एंडोमेट्रियम फिर से डेवलप हो जाती है, फिर से विकसित हो जाती है और उसका पुनः निर्माण हो जाता है, इसीलिए इसे हम प्रचुरोध भवन प्रवस्था भी कहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इस प्रवस्था में क्या होगा, जो गर्भाशय होता है यानी कि यूट्रस होता है, इसके अलावा जो अंडाशय या ओवरी है
इनमें होने वाले परिवर्तन जो होते हैं, इनमें जो परिवर्तन होते हैं वो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित व अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन्सों के स्तर में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। अंडाशय के अंदर और गर्भाशय के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं, यूट्रस के अंदर और किसके अंदर, अंडाशय के अंदर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, इस परिवर्तन का मेनली कारण क्या है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इस पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन्स सीक्रेट किए जाते हैं, उस हार्मोन्स के कारण ही क्या होता है, गर्भाशय में और अंडाशय में क्या होता है, अचानक से परिवर्तन आता है। तो गर्भाशय में और अंडाशय में जो भी अचानक परिवर्तन आता है वो किसके कारण आता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्सों के कारण आता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए गोनेडोट्रोपिन जो होता है, यानी इसको आप यदि अलग अलग डिवाइड करेंगे तो आप कह सकते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और एफएसएच हार्मोन्स। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है यानी एलएच हार्मोन्स जिसको हम कहते हैं, इसके अलावा जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, इनका स्रावण जो है धीरे धीरे कहां होने लगेगा, पुटिकीय प्रवस्था में बढ़ जाता है। पुटिकीय प्रवस्था में हमने क्या कहा कि एफएसएच हार्मोन्स अपने उच्च स्तर पर रहेगा और धीरे धीरे एलएच हार्मोन्स भी बढ़ने लगेगा। तो ये एफएसएच हार्मोन्स का स्तर पूरी तरह से बढ़ जाएगा पुटिकीय प्रवस्था में, और क्या होता है, पुटिकाओं के विकास को क्या होता है, प्रेरित करता है। मतलब ये एफएसएच हार्मोन्स जो रिलीज हुआ है, एफएसएच हार्मोन्स का स्तर बढ़ेगा दूसरी प्रवस्था में, और इस प्रवस्था में जब एफएसएच का स्तर बढ़ेगा तो प्राथमिक पुटिका किसमें बदल जाएगी, ग्राफियन पुटिका में बदल जाती है। और जो वृद्धि करती हुई पुटिकाएं होती है उनमें से एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है इनके सिक्रेशन को भी प्रेरित करता है। मतलब जो ग्राफियन पुटिका विकसित हो रही होती है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स के रिलीज होने का मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन भी करती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए जो एफएसएच और जो एलएच हार्मोन्स का जो स्तर होता है ये अथर्व चक्र के मध्य दिन मतलब 14वें दिन जो है अपने उच्चतम स्तर पर होता है। जो एलएच हार्मोन्स है और जो एफएसएच हार्मोन्स है दोनों का स्तर जो होता है 14वें दिन बहुत ज्यादा उच्च हो जाता है। यानी 14वें दिन जैसे ही आएगा वैसे ही तीसरी प्रवस्था लग जाएगी जिसको हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग प्रवस्था। तो दूसरी प्रवस्था में आपने क्या देखा कि दूसरी प्रवस्था 9 दिनों की होती है, 5वें से लेकर के 13वें दिन तक के बीच की होती है। इस प्रवस्था में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम टूटी हुई थी, टूट करके पतली हो गई थी, वो उसका फिर से पुनः निर्माण हो जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन्स के रिलीज होने के बाद। और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जैसे रिलीज होगा ये एंडोमेट्रियम का पुनः निर्माण कर देगा, इसीलिए इस प्रवस्था को हम प्रचुरोध भवन प्रवस्था भी कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी प्रवस्था में आपको केवल ये चीज ध्यान में रखना है कि इस प्रवस्था में क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम टूटी हुई थी उस एंडोमेट्रियम का पुनः से निर्माण हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो हमारी तीसरी प्रवस्था है, तीसरी प्रवस्था है ओवुलेटरी फेज, यानी कि इसको आप कहेंगे अंडोत्सर्ग प्रवस्था। कौन सी प्रवस्था है तीसरी, अंडोत्सर्ग प्रवस्था है। तो इस अंडोत्सर्ग प्रवस्था में आप क्या देखेंगे कि जैसे ही मासिक चक्र का 14वां दिन आएगा, मतलब 14वें दिन, यानी आप कह सकते हैं कि मासिक चक्र का जो मध्य दिन आएगा मतलब 14वां दिन जो आएगा, इस 14वें दिन क्या होगा, ग्राफियन पुटिका फटती है और ग्राफियन पुटिका के फटने से अंडाणु जो है बाहर निकल करके आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो पूरी की पूरी ये अंडोत्सर्ग प्रवस्था होती है इसमें जो एक हार्मोन्स होता है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसको हम बोलते हैं एलएच हार्मोन्स। और ये एलएच हार्मोन्स यानी जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है इसका स्तर बहुत उच्च होता है 14वें दिन। तो 14वें दिन जैसे ही एलएच का स्तर उच्च होता है उसको हम बोलते हैं एलएच सर्ग। क्या बोलते हैं, एलएच सर्ग बोलते हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, इसे हम एलएच सर्ग बोलते हैं। अगर एलएच का स्तर 14वें दिन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलएच सर्ग बोलते हैं। तो ये एलएच सर्ग आवश्यक होता है। मतलब 14वें दिन अगर 14वें दिन अगर एलएच हार्मोन्स जो है अपने उच्चतम स्तर पर होता है तभी अंडोत्सर्ग होता है, क्योंकि यह ग्राफियन पुटिका के फटने में क्या करता है, मदद करता है। तो आप देख सकते हैं कि 14वें दिन क्या होगा, 14वें दिन जो होता है एलएच हार्मोन्स का स्तर बहुत ज्यादा मात्रा में उच्च हो जाता है। और 14वें दिन क्या होता है, जो एलएच हार्मोन्स होता है इसका स्तर जैसे ही उच्च होगा वैसे ही ग्राफियन पुटिका फटती है और उसमें से अंडोत्सर्ग के लिए आवश्यक होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ग्राफियन पुटिका फटेगी और अंडोत्सर्ग हो जाएगा। तो 14वें दिन की यदि हम बात करें तो इसे हम अंडोत्सर्ग प्रवस्था कहते हैं। अंडोत्सर्ग 14वें दिन होता है और यह 14वें दिन की केवल और केवल प्रवस्था होती है और इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रवस्था में आप देखेंगे कि जो अंडाणु होता है वो बाहर मुक्त हो जाता है, क्योंकि 14वें दिन क्या होता है, 14वें दिन एलएच हार्मोन्स ज्यादा मात्रा में उच्चतम लेवल पे रहता है और ग्राफियन
पुटिका को फाड़ने में मदद करता है और ग्राफियन पुटिका के फटने से सेकेंडरी ओसाइट या अंडाणु जो होता है ये बाहर निकल करके आ जाता है। तो 14वें दिन में आपको याद रखना है कि अथर्व चक्र के 14वें दिन क्या होता है, ग्राफियन पुटिका फट जाती है और इसमें स्थित जो द्वितीयक ओसाइट होता है, यहाँ पे द्वितीयक ओसाइट है, द्वितीयक ओसाइट या अंडाणु इसे आप कह सकते हैं, ये क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर के बाहर आ जाता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग। तो अंडोत्सर्ग प्रवस्था में क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा, मतलब अंडाणु या सेकेंडरी ओसाइट निकल करके बाहर आएगा ग्राफियन पुटिका से। और ग्राफियन पुटिका क्यों फटेगी, क्योंकि LH हार्मोन्स का स्तर जो है उच्च होता है, जो कि ग्राफियन पुटिका के फटने में मदद करता है। तो तीसरी प्रवस्था में कुछ नहीं है, केवल आपको याद रखना कि यह 14वें दिन की प्रवस्था होती है और इसमें क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है, ग्राफियन पुटिका फटती है और अंडाणु या सेकेंडरी ओसाइट निकल करके बाहर आ जाता है। और सीधी सी बात है कि जैसे ही अंडोत्सर्ग प्रवस्था होती है, अगर 14वें दिन मान लीजिए अंडाणु मुक्त हुआ है, तो इस अंडाणु के 14वें दिन मुक्त होने के बाद 14वें और 15वें दिन, इस समय ये एक ऐसा समय होता है जिसमें निषेचन होने की ज्यादा संभावना होती है। तो अगर आप देखेंगे मासिक चक्र के 14वें या 15वें दिन या इस 14वें 15वें दिन में अगर क्या होता है, निषेचन होता है, तो ये ज्यादा आसान होता है। कहने का मतलब यह है कि जो निषेचन होता है, निषेचन होने का सबसे ज्यादा चांस जो है कब रहता है, मासिक चक्र के 14वें और 15वें दिन। तो 14वें और 15वें दिन अगर क्या हुआ, उस अंडाणु को अगर शुक्राणु मिल गया तो निषेचन हो जाएगा, और अगर नहीं मिला 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर, तो क्या होगा, अंडाणु भी धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अंडोत्सर्ग प्रवस्था में क्या होता है, ये 14वें दिन की प्रवस्था होती है। इसमें एंडोमेट्रियम जो होती है, इसमें एंडोमेट्रियम का तो कोई रोल नहीं है, इसमें क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है, मतलब अंडाणु जो है निकल करके बाहर आते हैं। तो 14वें दिन LH हार्मोन्स का स्तर उच्च होता है, जिस कारण से अंडोत्सर्ग होता है और ग्राफियन पुटिका फटती है, जिससे अंडाणु निकल करके बाहर आ जाते हैं। तो ये रही तीसरी फेज। अब हमारी चौथी जो प्रवस्था है, इसको हम बोलते हैं पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था, या इसे हम ल्यूटियल प्रवस्था बोलते हैं, या इसे हम श्रावी प्रवस्था भी कहते हैं। देखिए, पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था इसको हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रवस्था कब आती है, जब अंडोत्सर्ग प्रवस्था हो चुकी रहती है, मतलब अंडोत्सर्ग प्रवस्था के बाद आती है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था। तो जब पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था यानी कि ल्यूटियल फेज जैसे ही स्टार्ट होगा, इसमें आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेगी और इसके सारे पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में यहां से पूछे जाएंगे। यह प्रवस्था देखिए अंडोत्सर्ग प्रवस्था के बाद आती है, तो जाहिर सी बात है पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था है, मतलब अंडोत्सर्ग प्रवस्था के बाद आएगी। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में देखिए क्या होता है कि इस अवस्था में 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक क्या होगा, ये पूरी की पूरी प्रवस्था चलेगी। मतलब आपने क्या देखा कि पहले से लेकर के 5वें दिन तक तो पहली प्रवस्था हुई, अतर प्रवस्था, फिर 5वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक कौन सी प्रवस्था हुई, दूसरी प्रवस्था हुई, यानी कि फोलिकुलर फेज हुआ, यानी जिसको पुटिकी प्रवस्था बोलते हैं। फिर 14वें दिन की जो प्रवस्था थी वो अंडोत्सर्ग प्रवस्था हो गई। इसके बाद आप देखेंगे जो अब चौथी प्रवस्था है वो लास्ट प्रवस्था है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज या पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था। अब ये जो प्रवस्था चलेगी, कब चलेगी, ये प्रवस्था पूरे के पूरे 15वें दिन से लेकर के कब चलेगी, 28वें दिन तक चलेगी। कब तक चलेगी, पूरा का पूरा अंडोत्सर्ग के बाद, यानी 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक यह प्रवस्था चलती है। अब इस प्रवस्था में देखिए क्या होता है, इस प्रवस्था में क्या होता है, जब अंडोत्सर्ग हो जाता है उसके पश्चात जो LH हार्मोन्स होता है, इसका श्रावण धीरे धीरे क्या करता है, ग्राफियन जो फोलिकल होती है, ग्राफियन पुटिका होती है, उसमें से कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को प्रेरित करता है। मतलब अब जो ग्राफियन पुटिका फट चुकी है, वो ग्राफियन पुटिका से अंडाणु निकल करके बाहर जा चुका है। तो अब ये जो ग्राफियन पुटिका बची है, अब ग्राफियन पुटिका किस में बदल जाएगी, एक संरचना में बदल जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम नामक संरचना में बदल जाएगी। ये जो ग्राफियन पुटिका थी, ग्राफियन फोलिकल जो है, ये ग्राफियन फोलिकल किस में बदल जाएगा, ये अब बदल जाएगा किसमें, कार्पस ल्यूटियम में बदल जाएगा। तो एक संरचना में बदल जाएगा जिसे हम बोलेंगे कार्पस ल्यूटियम। तो आप यहां पे देखेंगे कि अंडोत्सर्ग जब हो जाता है, उसके बाद जैसे ही 15वां दिन स्टार्ट होता है, वैसे ही LH हार्मोन्स का जो काम होता है, क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करना। मतलब जो कार्पस ल्यूटियम है, ये तब तक नहीं बनेगा जब तक अंडोत्सर्ग नहीं होगा, और जैसे ही अंडोत्सर्ग हो जाएगा, ये ग्राफियन पुटिका किस में बदल जाएगी, कार्पस ल्यूटियम में बदल जाएगी। देखिए, अभी तक LH हार्मोन्स का काम क्या था, अंडोत्सर्ग में भाग लेना। अब जब अंडोत्सर्ग हो चुका है, उसके बाद ये LH हार्मोन्स क्या करेगा, ये ग्राफियन पुटिका को किस में बदलने लगेगा, कार्पस ल्यूटियम नामक ग्रंथि में बदलने लगेगा। तो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण यहां पे हो जाएगा।
और इसके निर्माण को प्रेरित करता है। मतलब ये जो पूरा का पूरा LH हार्मोन्स होता है ये फिर कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को प्रेरित करने लगता है, मतलब कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को की प्रक्रिया जो है इसको स्टार्ट कर देता है। और कार्पस ल्यूटियम की यदि हम बात करें तो यह एक पीले रंग की अंतःस्रावी रचना होती है। किस रंग की होती है? येलो कलर की होती है और अंतःस्रावी संरचना होती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज और याद रखना है, ये बहुत अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करती है। जो यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम बनी है, इस कार्पस ल्यूटियम का काम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये प्रवस्था इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रवस्था में क्या होगा? पहली बात तो ये है कि इस प्रवस्था में जो ग्राफियन पुटिका थी, ग्राफियन पुटिका बदल जाएगी किसमें? ये बदल जाएगी कार्पस ल्यूटियम में। और कार्पस ल्यूटियम से एक विशेष प्रकार का जो कि मादा लिंग हार्मोन्स होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, इस हार्मोन्स का सिक्रेशन होने लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि इस प्रवस्था में क्या होगा? जो ग्राफियन फॉलिकल होती है यानी जो ग्राफियन पुटिका होती है, ये ग्राफियन पुटिका किसमें बदलेगी? ये ग्राफियन पुटिका पूरी की पूरी बदल जाएगी किसमें? ये ग्राफियन पुटिका बदल जाएगी किसमें? कार्पस ल्यूटियम में। किसमें बदल जाएगी? ये बदल जाएगी कार्पस ल्यूटियम में। किसमें बदलेगी? कार्पस ल्यूटियम में बदल जाएगी। और इस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन होने लगेगा। तो इस प्रवस्था में सबसे पहली चीज तो आपको यही याद रखना है कि ग्राफियन पुटिका बदल जाएगी किसमें? कार्पस ल्यूटियम में। और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन होने लगेगा। तो पहला चीज तो ये आपको याद रखना है। अब यह जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है ना, यह गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को निषेचित अंडाणु के रोपण हेतु तैयार करता है। अब देखिए, अब जो अंडाणु रिलीज हुआ है, मतलब जो अंडाणु निकल करके बाहर गया है, उस अंडाणु का अगर निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद प्रेगनेंसी में ये हार्मोन्स बहुत ज्यादा मात्रा में हेल्प करता है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है ये निषेचन के बाद जो जाइगोट बनेगा उसको पूरा का पूरा गर्भाशय में विकसित करने के लिए यानी एक भ्रूण को बनाने के लिए ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स काफी ज्यादा भूमिका में अपना निर्वहन करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है ये गर्भाशय के अंदर जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, मतलब एंडोमेट्रियम जो परत होती है, उसमें आप देखेंगे निषेचित अंडाणु को रोपण हेतु तैयार करता है। मतलब गर्भाशय में जब भी जाइगोट बनेगा, जो अंडाणु मुक्त हुआ है इसका जब निषेचन हो जाएगा तो निषेचन के बाद जो जाइगोट से आप देखेंगे जाइगोट से ब्लास्टुला अवस्था बनेगी, ब्लास्टोसिस्ट बनेगी कोशिकाएं, और ब्लास्टोसिस्ट के बाद जो पूरा का पूरा परिवर्धन होता है किसी भ्रूण का वो होता है गर्भाशय में। तो कभी भी आप देखेंगे कि जो अंडवाहिनी में निषेचन होता है, निषेचन के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था होती है, उस ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था तक आप देखेंगे कि उसका निर्माण तो अंडवाहिनी में ही होगा, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट कोशिकाएं बनेगी, और ब्लास्टोसिस्ट के बाद पूरा का पूरा जो जाइगोट है वो कहां आ जाएगा? वो आ जाएगा गर्भाशय में, और फिर वहां पे गर्भाशय में उसका रोपण हो जाएगा यानी स्थित हो जाएगा। पूरा का पूरा जाइगोट जो आएगा वो गर्भाशय में स्थित हो जाएगा। तो जो एंडोमेट्रियम की दीवार है ना, एंडोमेट्रियम की दीवार में ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करता है? ये निषेचन के बाद जो भी जाइगोट बना है या जो भी भ्रूण विकसित हो रहा है उसको रोपण करने में अहम भूमिका निभाता है। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स अहम भूमिका निभाता है, और गर्भाधारण के टाइम में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा ये गर्भ को नियंत्रित करने में इसका प्रमुख भूमिका होती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को निषेचित अंडाणु के रोपण के लिए तैयार करता है। मतलब जो अंडाणु निषेचित हो गया है उस अंडाणु को फिर गर्भाशय में ला करके रोपित करने में अहम भूमिका निभाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। एक चीज और आपको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक चीज आपको नोट कर लेना कि यदि निषेचन नहीं होता है, अगर मान लीजिए जो अंडाणु रिलीज हुआ और उसका मान लीजिए निषेचन नहीं हुआ, तब ये कार्पस ल्यूटियम क्या करती है? कार्पस ल्यूटियम के द्वारा जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, ये हार्मोन्स का जो स्रावण होता है कम हो जाता है। अगर मान लीजिए क्या होता है, जो अंडाणु रिलीज हुआ है, जो अंडाणु बाहर निकला है, अगर उसका निषेचन हो जाता है तब तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा बड़ी रहती है। लेकिन अगर मान लीजिए जो अंडाणु बाहर निकला है और वो अंडाणु में निषेचन नहीं हो पाया, तब ये जो कार्पस ल्यूटियम होती है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के सिक्रेशन को कम कर देती है। अगर निषेचन हो जाएगा तब तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। लेकिन अगर निषेचन नहीं हुआ
तो फिर क्या होगा, ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन कम करना शुरू कर देगी, और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण कम होगा तो उसके कारण क्या होगा, तो इसके फलस्वरूप जो कार्पस ल्यूटियम बनी थी, ये कार्पस ल्यूटियम विघटित होकर के एक दूसरी संरचना में बदल जाती है जिसको हम बोलते हैं कार्पस एल्विकेंस। क्या बोलते हैं, कार्पस एल्विकेंस। तो ये अंडाणु की संरचना है, आप देख सकते हैं, ये सॉरी अंडाशय की संरचना है। तो इस ओवरीज की संरचना में आपने देखा कि ये तो मान लीजिए क्या है, ग्राफियन पुटिका है। अब इस ग्राफियन पुटिका से जब फटा तो इसमें से अंडाणु क्या हुआ, अंडाणु जो है बाहर निकल आया। अब जब अंडाणु बाहर निकल आया तो उसके पश्चात ये ग्राफियन पुटिका किस में बदल जाएगी, ये एक संरचना में बदल जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, कार्पस ल्यूटियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्पस ल्यूटियम बोलेंगे। तो जैसे ही अंडाणु बाहर निकल जाएगा उसके बाद जो ये ग्राफियन पुटिका है किसमें बदल जाएगी, ये बदल जाएगी कार्पस ल्यूटियम में। और अगर मान लीजिए निषेचन हो जाता है तब तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा में कमी नहीं आएगी, लेकिन मान लीजिए अगर निषेचन नहीं हुआ तब क्या होगा, अगर निषेचन नहीं होता है तब ये कार्पस ल्यूटियम एक ग्रंथि में बदल जाती है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्पस एल्विकेंस। क्या है, इसका नाम है कार्पस एल्विकेंस। क्या है, कार्पस एल्विकेंस। तो अगर मान लीजिए निषेचन हो जाता है तब तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो है गर्भाधारण को रोपण करने में मदद करने लगेगा, लेकिन अगर मान लीजिए निषेचन नहीं हुआ है अंडाणु का तो क्या होगा, निषेचन जब नहीं होगा तो ये कार्पस ल्यूटियम किस में बदल जाएगी, ये कार्पस ल्यूटियम बदल जाएगी, ये बदल जाएगी कार्पस एल्विकेंस में। एक चीज क्लियर हो गई आपकी। अब इसके बाद आपको यहां पे देखना है जो हमारी चौथी प्रवस्था है। इस प्रवस्था में हमने क्या देखा कि जो हमारी पूरी की पूरी अंडोत्सर्ग प्रवस्था थी उसके बाद ये प्रवस्था स्टार्ट हो रही थी। ये प्रवस्था 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक के बीच में चल रही थी। और इस प्रवस्था में क्या हो रहा था, जो ग्राफियन पुटिका हो रही थी, ग्राफियन पुटिका बदल रही थी किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स निकल रहा था जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। और ये प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, प्रेगनेंसी के टाइम में हेल्प करता है। तो अगर निषेचन हो जाता है तब ये प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, लेकिन अगर निषेचन नहीं होता है तब ये कार्पस ल्यूटियम जो बनी है ये बदल जाती है किसमें, ये बदल जाती है कार्पस एल्विकेंस में, जो कि एक श्वेत संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, श्वेत संरचना, मतलब सफेद रंग की संरचना होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना कि इस पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था में या ल्यूटियल प्रवस्था में आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। ग्राफियन पुटिका बदल जाएगी किसमें, कार्पस ल्यूटियम में, और कार्पस ल्यूटियम फिर अगर निषेचन नहीं होगा तो किसमें बदल जाता है, कार्पस एल्विकेंस में बदल जाता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपको तैयार करना है। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है इसमें अगर कमी आती है तो इसमें कमी के कारण क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो है फिर से हासित होने लग जाती है और अगला आतर्व चक्र पुनः स्टार्ट हो जाता है। देखिए हमने क्या कहा कि जब मान लीजिए निषेचन नहीं हुआ तो निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम किसमें बदल जाता है, कार्पस एल्विकेंस में बदल जाता है। यानी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा में फिर से कमी आ जाती है तो फिर से क्या होता है, एंडोमेट्रियम फिर से टूटने लगती है और फिर से वही आपकी आतर्व अवस्था यानी कि मासिक चक्र जो है आपका, यानी फिर से पीरियड्स जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए निषेचन हो जाता है तो निषेचन जब हो जाएगा तब तो जाइगोट बन जाएगा और फिर वो जाइगोट आकर के गर्भाशय में स्थापित हो जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो है उसमें हेल्प करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए निषेचन नहीं होता है तो निषेचन जब नहीं होगा तो ये जो आपकी कार्पस ल्यूटियम थी, कार्पस ल्यूटियम किसमें बदल जाएगी, कार्पस एल्विकेंस में बदल जाएगी। और ये जो कार्पस एल्विकेंस है, अब कार्पस ल्यूटियम किसमें बदल चुकी है, कार्पस एल्विकेंस में बदल चुकी है। मतलब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा में क्या आ गई, फिर से कमी आ गई। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा में कमी क्यों आई, क्योंकि निषेचन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम किसमें बदल गई, कार्पस एल्विकेंस में बदल गई। तो अब फिर से जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा में कमी आएगी और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा में कमी आएगी वैसे ही एंडोमेट्रियम फिर से टूटने लगेगी और फिर से वही टूट करके बाहर निकलेगी योनि या वजाइना के माध्यम से। तो आप कह सकते हैं कि अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा में कमी आती है तो फिर से एंडोमेट्रियम टूटने लगेगी और फिर से वो हासित होने लगेगी और फिर से अगला मासिक चक्र जो है पुनः प्रारंभ हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मतलब मासिक चक्र जो है कब स्टार्ट होता है, जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा में अचानक से कमी आती है। एक चीज और आपको नोट कर लेना यहां पे कि गर्भावस्था के दौरान कभी भी रजो चक्र की सभी प्रवस्थाएं जो होती है ये स्थगित हो जाती है। मतलब अगर निषेचन हो चुका है और उसके बाद जाइगोट बन चुका है, गर्भावस्था स्टार्ट हो चुकी है, प्रेगनेंसी अगर स्टार्ट हो चुकी है तो प्रेगनेंसी के टाइम में कभी भी मासिक चक्र नहीं होगा। मतलब इस प्रवस्था, मतलब मासिक चक्र की ये जो सभी की सभी प्रवस्थाएं हैं ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो अगर गर्भाधारण
गर्भाधारण हो जाएगा तो फिर से आप देखेंगे कि पीरियड्स नहीं आएगा, और तब तक नहीं आएगा जब तक गर्भाधारण के बाद पूरा का पूरा मैच्योर शिशु बाहर नहीं निकल जाएगा प्रसव क्रिया के माध्यम से। तो उसके बाद ही फिर जाकर के मासिक चक्र स्टार्ट होगा। लेकिन जब तक प्रेगनेंसी रहेगी, जब तक गर्भावस्था चलेगी, तब तक फिर से मासिक चक्र स्टार्ट नहीं होगा। और इसमें आप देखेंगे कि दुग्ध स्रावण जो होता है, दुग्ध स्रावण जो होता है इसमें आप देखेंगे इस दौरान भी स्थगित होती है। मतलब गर्भावस्था के दौरान तो पूरा का पूरा मासिक चक्र रुक ही जाएगा, यानी रजोधर्म चक्र रुक जाएगा। साथ ही साथ जब दुग्ध स्रावण होगा उस समय भी आपको ध्यान में रखना है कि मासिक चक्र नहीं होगा। स्पेशली मेन आपको यह याद रखना है कि गर्भावस्था जब तक चलेगी तब तक मासिक चक्र की प्रक्रिया रुक जाएगी, उस दौरान मासिक चक्र नहीं होगा। फिर इसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है जिसको आपको नोट कर लेना है। जैसे हमने देखा था कि जब मासिक चक्र की प्रक्रिया जो होती है किसी भी फीमेल के अंदर स्टार्ट होती है, तो जैसे ही कोई भी फीमेल 10 से 12 वर्ष की अवस्था में पहुंचती है, मतलब जैसे ही वह यौवनावस्था में पहुंचती है या जैसे ही किशोरावस्था में पहुंचती है, तो हमने क्या कहा कि उसके अंदर क्या होने लगता है, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये स्टार्ट हो जाती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट तो हो जाती है, और स्टार्ट होने को हम क्या बोलते हैं, रजोदर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजोदर्शन बोलते थे। क्या बोलते थे, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होती है किसी फीमेल के अंदर तो उसे हम रजोदर्शन बोलते हैं। लेकिन अब कोई भी फीमेल अगर 50 वर्ष की अवस्था में पहुंच गई है, तो 50 वर्ष की अवस्था में, या आप कह सकते हैं लगभग 45 से 50 वर्ष की अवस्था में, तो जब भी कोई भी फीमेल या कोई भी महिला लगभग 45 से 50 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो गर्भाधारण की प्रक्रिया होती है या रजोधर्म चक्र की या मासिक चक्र की जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। और जो रजो धर्म या रजो चक्र या मासिक चक्र की जो प्रक्रिया समाप्त होती है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति का मतलब होता है जब मासिक चक्र की प्रक्रिया किसी फीमेल के अंदर समाप्त हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं रजोनिवृत्ति, या उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपॉज। क्या बोलते हैं, मोनोपॉज बोलते हैं। तो ये चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और है जिसको आपको तैयार कर लेना है। आपको याद रखना है कि जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, यानी जो भी मासिक चक्र हो रहा है, इसको कौन कौन से हार्मोन्स जो होते हैं ये कंट्रोल करते हैं या नियंत्रित करते हैं। तो पूरे के पूरे मासिक चक्र में आपने देखा कि कई सारे हार्मोन्स हैं जो कि नियंत्रित कर रहे हैं मासिक चक्र की प्रक्रिया को। तो आपने सबसे पहले देखा एफएसएच हार्मोन्स, जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहलाता है, पुटिकाओं के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हार्मोन्स होता है। इसके अलावा आपने देखा एलएच हार्मोन्स। एलएच हार्मोन्स क्या करता है, अंडोत्सर्ग के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा आपने देखा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। प्रेगनेंसी के टाइम में ये हार्मोन्स जो है गर्भाशय में जाइगोट या निषेचित अंडाणु के रोपण के लिए अहम भूमिका निभाता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स आपने देखा किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये फिर से एंडोमेट्रियम को पुनरुद्भवन करने के लिए या एंडोमेट्रियम का पुनः निर्माण करने के लिए ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है ये अहम भूमिका निभाता है। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि किसी फीमेल के अंदर जो पीरियड शुरू होती है, जैसे ही यौवनावस्था स्टार्ट होती है, 10 से 12 वर्ष की अवस्था में कोई भी फीमेल पहुंचती है, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है, यानी रजोधर्म स्टार्ट हो जाता है। और हम ये कह सकते हैं किसी फीमेल के अंदर जो है पीरियड्स आना शुरू हो गया है। और पीरियड्स का आना भी ये दर्शाता है कि किसी फीमेल के अंदर जो अंडाणु है वो मुक्त होने की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। तो किसी भी फीमेल के अंदर आपने देखा कि जो 28 दिन का पूरा मासिक चक्र होता है, ये 4 प्रवस्थाओं में कंप्लीट होता है। मासिक चक्र जब प्रारंभ होता है पुबर्टी एज में, तो उसे हम कहते हैं रजोदर्शन या हम उसे कहते हैं मेनार्की। और जैसे ही रजोधर्म समाप्त होता है या मासिक चक्र समाप्त होता है, उसे हम बोलते हैं रजोनिवृत्ति यानी कि मोनोपॉज। तो 4 प्रवस्थाएं आपने देखी। आपने देखा पहले आतर्व प्रवस्था, जिसमें आपने देखा कि एंडोमेट्रियम लगातार टूटती है और टूट करके ब्लड या श्लेष्मा के माध्यम से बाहर निकलती है योनि या वजाइना से। क्यों निकलती है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा में अचानक कमी आती है, जिस दौरान एंडोमेट्रियम टूटने लगते हैं और टूट करके पतली हो जाती है। तो ये प्रवस्था चलती है पहले से लेकर के 5वें दिन तक। मासिक चक्र के पहले से लेकर 5वें दिन तक कौन सी प्रवस्था चलती है, तो रजोस्राव प्रवस्था चलती है या आतर्व प्रवस्था चलती है। इसके बाद आपने दूसरी प्रवस्था देखी, पुटिकीय प्रवस्था। यह प्रवस्था 9 दिनों की होती है, 5वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक चलती है। इस प्रवस्था में क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनता है, और पुटिकाओं से जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स बना है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स फिर से एंडोमेट्रियम का पुनः निर्माण कर देता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रचुरोद भवन प्रवस्था। इसके अलावा हमने
हमने देखा तीसरा अंडोत्सर्ग प्रवस्था। तो मासिक चक्र के 14वें दिन क्या होता है, ग्राफियन पुटिका फटती है, एलएच हार्मोन्स उच्च स्तर पे होता है तो ग्राफियन पुटिका फटती है और उसमें से अंडाणु निकल करके बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया को हम अंडोत्सर्ग बोलते हैं। फिर चौथी जो प्रवस्था है ल्यूटियल फेज या पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था। इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारी ग्राफियन पुटिका है वो किसमें बदल जाती है, कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है और इस कार्पस ल्यूटियम के कारण एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करता है, अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी हो गई है, गर्भाधारण हो गया है तो उसमें हेल्प करेगा और अगर गर्भाधारण नहीं होता है तो ये कार्पस ल्यूटियम किसमें बदल जाती है, कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है जो कि एक श्वेत संरचना होती है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा में फिर से कमी आ जाती है जिस चलते फिर से मासिक चक्र जो है स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो दूसरा प्रकार होता है यानी जो पूरा का पूरा अंडोत्सर्ग प्रवस्था है यानी जो अंडाशय चक्र चलता है किसी भी फीमेल के अंदर, ये दो प्रकार से चलता है। तो जो मादा प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर तो चलता है मासिक चक्र यानी कि रजोधर्म चक्र और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर एक अलग प्रकार का चक्र चलता है जिसको हम बोलते हैं मध्य चक्र। तो मध्य चक्र की वीडियो हम आपको अलग से प्रोवाइड कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।